कभी सोचा है कि कोई क्रिएटर हफ्तों लगाकर एक जबरदस्त वीडियो तैयार करे, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, लेकिन सिर्फ एक छोटे से गाने की वजह से वो इंटरनेट से ही हटा दिया जाए। ये किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए एक बुरे सपने जैसा है। तो आज हम इसी कानूनी उलझन को सुलझाएंगे और जानेंगे कि अपने काम के लिए परफेक्ट साउंड ट्रैक कैसे चुनें, वो भी बिना किसी मुकदमे के झंझट के। हम सब ने कभी ना कभी तो ये किया ही है ना? कोई नया गाना आता है और मन करता है कि बस इसे अपने अगले वीडियो में डाल ही दें। सुनने में तो ये बड़ा हार्मलेस लगता है, पर असल में कहानी में खतरनाक मोड़ यहीं से आता है। और फिर एक दिन स्क्रीन पर वो मैसेज आता है जिससे हर क्रिएटर को डर लगता है, कंटेंट आईडी क्लेम। और बस अचानक से सारी मेहनत की कमाई किसी और की जेब में जाने लगती है। इससे भी बुरा, वीडियो ही हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और ये बात सिर्फ वीडियो हटने तक सीमित नहीं है। हम बात कर रहे हैं असली कानूनी नतीजों की। भारत के कॉपीराइट कानून के तहत 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। जरा सोचिए, एक गाने की कीमत इतनी कि उसमें गाड़ी या घर का डाउन पेमेंट हो जाए। तो भाई, इस कानूनी भूल भुलैया से कैसे बचा जाए? इसके लिए ना सबसे पहले खेल के नियम समझने होंगे। और पहला नियम है ये जानना कि किसी गाने का असली मालिक आखिर है कौन। तो ये कॉपीराइट आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक अदृश्य बाड़ की तरह है जो एक क्रिएटर अपने काम के चारों ओर लगाता है। ये उसे ये तय करने का हक देता है कि कौन उसके काम का इस्तेमाल कर सकता है और कैसे कर सकता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, हर गाने में ना असल में 2 आत्माएं होती हैं। एक है कंपोजिशन, मतलब गाने का डीएनए, उसकी धुन और उसके बोल, और दूसरी है मास्टर रिकॉर्डिंग, यानी वो खास वर्जन जिसे हम सुनते हैं। इसको ऐसे समझिए, कंपोजिशन है घर का नक्शा और मास्टर रिकॉर्डिंग है उस नक्शे से बना असली घर। तो अगर दिल किसी बड़े कलाकार के गाने पर ही आ गया है तो एक रास्ता तो है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल और महंगा जरूर है, लेकिन ये प्रो लेवल तरीका है। इसे कहते हैं लाइसेंसिंग। इसके लिए 2 अलग अलग चाबियों की जरूरत पड़ती है। पहली है सिंक लाइसेंस, जो गाने के नक्शे यानी कंपोजिशन को वीडियो के साथ जोड़ने की इजाजत देती है, और दूसरी है मास्टर लाइसेंस, जो उस असली घर यानी रिकॉर्डिंग को इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। याद रखिए, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये कितना महंगा हो सकता है, जरा इस पर एक नजर डालिए। फिल्म यस्टरडे के मेकर्स ने बीटल्स के सिर्फ 13 गानों के लिए 80 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए। ये उस फिल्म के कुल बजट का लगभग 40% था, सिर्फ म्यूजिक के लिए। जाहिर सी बात है, हम में से ज्यादातर लोगों के पास 80 करोड़ रुपए तो नहीं हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि अच्छा म्यूजिक इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं। यहीं पर आता है हमारा दूसरा, ज्यादा स्मार्ट और किफायती रास्ता, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि गूगल पर फ्री म्यूजिक सर्च किया जाए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। रॉयल्टी फ्री का मतलब मुफ्त नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि आप एक बार पेमेंट करते हैं और फिर हर बार गाना बजने पर पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ये एक बार का टिकट है, मुफ्त की सवारी नहीं। खुशकिस्मती से आज कई बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये सर्विस देते हैं। एपिडेमिक साउंड जैसी साइट्स पर गानों की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, तो वहीं फिल्मस्ट्रो आपको म्यूजिक पर ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल देता है। ये प्लेटफॉर्म्स बिना किसी कानूनी झंझट के शानदार म्यूजिक तक पहुंच आसान बना देते हैं। लेकिन क्या कानून हमेशा इतना सीधा, ब्लैक एंड व्हाइट होता है? नहीं। कॉपीराइट की दुनिया में कुछ धुंधले क्षेत्र भी हैं, जिन्हें ग्रे एरियाज कहते हैं, जहां नियम थोड़े लचीले हो जाते हैं। चलिए इन ग्रे एरियाज को भी समझ लेते हैं। फेयर यूज, या भारत में कहें तो फेयर डीलिंग, एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। ये कानून में एक ऐसा अपवाद है जो कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे कि रिव्यू, कॉमेडी या न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए बिना इजाज़त के कॉपीराइटेड मटेरियल इस्तेमाल करने की छूट देता है। तो अदालतें ये कैसे तय करती हैं कि कोई इस्तेमाल फेयर है या नहीं? वो 4 सवाल पूछती हैं। क्या इससे पैसा कमाया जा रहा है या ज्ञान बांटा जा रहा है? कितना हिस्सा इस्तेमाल हुआ है, एक छोटा सा टुकड़ा या पूरा गाना? और सबसे जरूरी, क्या इस इस्तेमाल से असली कलाकार को कोई आर्थिक नुकसान हो रहा है? अच्छा, और रीमिक्स का क्या? क्या किसी गाने को थोड़ा बदलकर इस्तेमाल करना ठीक है? तो इसका जवाब है नहीं। रीमिक्स कोई कानूनी लूपहोल नहीं है। एक लीगल रीमिक्स बनाने के लिए भी असली मालिक से इजाजत लेनी ही होगी। ये तो किसी और के घर में बिना पूछे फर्नीचर बदलने जैसा है। घर तो अब भी उन्हीं का है। तो हमने काफी कुछ सीखा। अब इस सारी जानकारी को एक साथ लाते हैं। आखिर अपने काम के लिए सुरक्षित तरीके से एकदम सही साउंड ट्रैक कैसे ढूंढा जा सकता है? यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें याद रखना चाहिए।
सबसे पहली बात, ऑर्गेनाइज्ड रहना जरूरी है। खासतौर पर अगर कोई म्यूजिशियन है तो अपनी सभी फाइलों, राइट्स और जानकारी को एक जगह पर रखना चाहिए। इसे अपनी म्यूजिक टूल किट समझिए। जब कोई बड़ा मौका आएगा तो सब कुछ तैयार मिलेगा। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। आज की दुनिया में जहां एआई एक क्लिक पर संगीत बना सकता है और हर कोई एक दूसरे के काम को रीमिक्स कर रहा है, ओरिजिनल होने का असली मतलब क्या रह गया है? इस सवाल का जवाब ही क्रिएटिविटी और कॉपीराइट के भविष्य को आकार देगा।